मोदी जी का कहना है कि असल में प्रधानमंत्री तो सरदार पटेल को बनना था, पर इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बनाया। जब ये अपने ही कांग्रेस वाले अपने ही संविधान को फॉलो नहीं कर पा रहे तो देश के संविधान को क्या फॉलो करें? भगवान, 2 रुपये के ट्रोल वाली हालत हो गई है। हाँ। क्या 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 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के महान वैज्ञानिक, आप ये बताइए। सबसे पहले मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ जी, हमारे पहले दिल्ली देश के आम चुनाव हुए 25 अक्टूबर 1951 में शुरू हो गए और मार्च 1952 तक चले थे, लगभग 6 महीने चले थे। कई चरणों में चुनाव हुए थे, आम चुनाव, जिसमें कांग्रेस को 367 सीटें हासिल हुई थी। ठीक है जी। और उनका जो है पटेल साहब का देहावसान जो है 15 दिसंबर 1950 को हो गया था। कैसे बनते थे? जब वो चुनाव लड़ने लायक नहीं थे, वो जीवित ही नहीं थे, तो कैसे बनते? अंतरिम सरकार की बात करेगी थी। अंतरिम सरकार में 12 जो केंद्रीय कमेटी थी, 12 केंद्रीय कमेटियों ने फैसला दिया था कि जी पटेल साहब बनने चाहिए। 24 जो राज्यवार कमेटी थी, उन्होंने कहा जी नेहरू जी को बनाना चाहिए। अब वो केंद्रीय कमेटी जो है उनकी तो उन्होंने बात उठा दी, जो राज्यवार की कमेटी थी उनकी बात उन्होंने नहीं उठाई। तो उसकी जो अंतरिम सरकार जो 46 में बनी थी हस्तांतरण से पहले, उसमें ये केंद्रीय कमेटी जो थी उसने इस बात को उठाया था। लेकिन फिर पटेल साहब ने भी साफ कह दिया था, भाई मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, मैं प्रधानमंत्री पद नहीं संभाल सकता, ना मेरी ऐसी कंडीशन है। बीमार थे, परेशान थे। और महात्मा गांधी जी ने भी उस बात को कहा कि ठीक है जी, अगर आप पटेल साहब नहीं बनते तो नेहरू जी तुम इस जिम्मेदारी को संभालो। उन्होंने कहा ठीक है जी। उसके बाद जब हमारी 46 की अंतरिम सरकार बनी है तो उसके बाद वो पटेल साहब कितने टाइम रहे हैं? ऑफिसेज में भी नहीं आते थे वो अपने, इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत खराब थी। 1950 में उनका देहावसान ही हो गया था, सीधी सी बात है। तो फिर जब 1951 के पहले आम चुनाव हो रहे हैं, जब वो आम चुनाव भी नहीं लड़ पाए, तो कैसे प्रधानमंत्री बनते? क्या इस बात को जवाब देंगे? नहीं देंगे। कोई उनसे पूछेगा इस बात का जवाब? नहीं पूछेगा। उन्होंने तो कह दिया, चल दिए, बात खत्म। अब आप और हम जो है इस मुद्दे पर उलझते रह जाएंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन कोई नहीं मांगेगा। जो चरण चुंबक चैनल है, सारे के सारे चैनल हैं, जो टीवी मेन मीडिया है, वो इस बात पे क्लैरिफिकेशन मांगेगा कि भाई बता दो जरा, चुनाव तो 51 में हो रहे हैं, पटेल साहब 50 में स्वर्ग सिधार गए, तो कैसे प्रधानमंत्री बन गए, ये तो बता दीजिए। अच्छा, उनका तो ये भी कहना है कि नेहरू जी जो थे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख के भेजते थे कि अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आएगा तो उसमें बदलाव कर देना। बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल उन्होंने पत्र लिखा कि संविधान हमारा नया नया बना था, संविधान में उस वक्त भी ये संशोधन के जो है सिस्टम दिया गया था कि आगे चल के देश काल परिस्थितियों के हिसाब से किसी भी किस्म के संशोधन की जरूरत होगी तो वो संशोधन करे जाएंगे। और मुख्यमंत्रियों को ये पत्र उन्होंने लिखा था। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर संविधान में कोई भी ऐसे प्रावधान है जो आड़े आते हैं, विकास के आड़े आते हैं, तो उनमें संशोधन करा जाएगा। और उसके बाद से तमाम संशोधन आज तक भी हुए हैं। अब इसी बात को, सबसे बड़ी बात, जब मोदी जी इस बात को उठा रहे हैं तो मोदी जी क्या इस बात का जवाब दे पाएंगे कि आपने संविधान संशोधन करते हुए सीआरपीसी और आईपीसी को क्यों बदला? आपको लगता था ना कि आज ये कानून जो है, बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो आज के दौर में तार्किक नहीं रह गए, तो उनको हटाया गया। बीएनएस लाए हैं, वो भारतीय न्याय संहिता लेके आए हैं। क्यों लेके आए हैं? इसलिए लेके आए हैं ना क्योंकि उन्हें लगता था कि आज सीआरपीसी और आईपीसी जो है वो पूरी तरह माकूल नहीं है। आज के हिसाब से वो जो सीआरपीसी आईपीसी जो है फिट नहीं बैठ रही है, तो उन्होंने संशोधन करते हुए आज बीएनएस को लागू करा या नहीं करा? अगर उन्होंने लागू नहीं करा तो वो दूसरे पे उंगली उठाने के हकदार हैं? बताइए। जब उन्हें भी ये लगा ना कि आज उसमें कई सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनको हटा देना चाहिए, तो उन्होंने हटा दिया। मोदी जी ने हटा दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने हटा दिया, तो बात खत्म होगी। तो जब आप ये काम कर सकते हो तो वो क्यों नहीं ये काम कर सकते थे? बताइए, सीधी सी बात। तो उन्होंने तो साफ साफ कहा ना कि मैं एकता के लिए अगर कुछ भी बदलाव करता हूँ संविधान में तो एकता के लिए करता हूँ। कांग्रेस इस तरीके से काम नहीं। ठीक है जी, आप एकता के लिए बदलाव करते हैं। अगर नेहरू जी के शासनकाल में बदलाव हुए, इंदिरा जी के शासनकाल में बदलाव हुए, शास्त्री जी के शासनकाल में, राजीव गांधी जी के शासनकाल में बदलाव हुए, तो क्या हमारी एकता अखंडता वहीं की वहीं थी या नहीं थी? क्या हमारी एकता पे कोई आँच आई? क्या हमारी एकता कहीं से शोषण रही? क्या हमारी एकता में कोई दरार पड़ी? नहीं पड़ी ना। वो भी सारे संशोधन इसीलिए तो करे गए थे कि एकता बनी रहे। जो प्रावधान आज की डेट में ठीक नहीं है, उन प्रावधानों को हटाया जाए। जो नए प्रावधान है देश काल परिस्थितियों के हिसाब से वो जोड़े जाएं। 1967 तक जो है एक देश एक चुनाव हुआ करता था। 4 चुनाव जो है 52 से शुरू होकर 67 तक 5-5 साल के 4 चुनाव जो हैं ये इसी तरह से लड़े गए थे। उसके बाद देखा गया कि भाई राज्य की परिस्थितियाँ अलग हैं, केंद्र की परिस्थितियाँ अलग हैं, तो फिर एक देश एक चुनाव के प्रावधान को खत्म करा गया। अलग अलग हुआ। राज्यवार स्थितियाँ कुछ और होती हैं, देश की परिस्थितियाँ कुछ और होती हैं। राज्य में चुनाव जो है लड़ा जाता है बिजली पानी सड़क मुद्दों पे, देश का चुनाव लड़ा जाता है भारी सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पे। तो मुद्दों का फर्क तो होता ही है ना। तो उस चीज़ को बदला गया। अब आज उसी चीज़ को आप बदल के फिर से वापस लाना चाह रहे हो, एक देश एक चुनाव, तो क्या आप संविधान में संशोधन नहीं करोगे? और उस चीज़ को संशोधन करने के लिए आपको संविधान में 34 संशोधन और करने पड़ेंगे। ये सिर्फ ये नहीं कि देश आपने ला के दे दिया, एक देश एक चुनाव आप लेके आए, कैबिनेट ने पास कर दिया और वो लागू हो जाएगा। नहीं लागू होगा। अभी उससे पहले आपको संविधान में 34 संशोधन और करने पड़ेंगे। अब आप जब ये 34 संशोधन और करोगे तो आप किसको मुंह दिखाओगे जाके? आप किस बात का कह सकते हो कि हाँ जी संशोधन हम नहीं करेंगे? करने पड़ेंगे ना। आपने पिछले लोकसभा चुनावों से पहले 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत करी और उस बिल को पास कर दिया। लेकिन उस बिल को पास करने से पहले आपको जो है लोकसभा क्षेत्रों का, राज्यसभा क्षेत्रों का
परिसीमन करवाना पड़ेगा। जब वो परिसीमन होगा, वो नई सीट बनेंगी, 543 सीटों से सीटें और ज़्यादा बढ़ी जाएंगी। जब ये परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद वो 33% आरक्षण लागू हुआ। लेकिन आपने कॉलर तो खड़े कर लिए कि हमने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में आप मुझे गिनवा दीजिए, अगर आपने 33% महिलाओं को टिकट दिया होगा, नहीं दिया। हरियाणा चुनाव में गिना दीजिए, आपने 33% महिलाओं को टिकट दिया, नहीं। जम्मू कश्मीर का गिना दीजिए, महाराष्ट्र का गिना दीजिए, झारखंड का गिना दीजिए, किसी भी राज्य में जो राज्यवार चुनाव है, किसी में भी आपने 33% महिलाओं को दिया हक, नहीं दिया ना। अब सेम यही चीज़ है कि महिलाओं को आरक्षण लागू करने के लिए भी पहले आपको संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। तो अब आप संविधान को आत्मा को नहीं मार रहे। एक संशोधन करने के लिए आपको 34 संशोधन और करने पड़ेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन वाले के लिए। तब आप किसको मुंह दिखाओगे कि मैंने अब 34 संशोधन क्यों करे? क्योंकि मैंने वन नेशन वन इलेक्शन लाना था। तो सेम चीज़ उन्हीं के साथ थी, नेहरू जी के साथ थी, राजीव गांधी जी के साथ थी, इंदिरा गांधी जी के साथ थी, सबके साथ वही थी कि जब उन्हें संशोधन करना होता था, कहीं ना कहीं वो संशोधन कुछ और भी करने पड़ते थे। तो उन्होंने भी देश के हिसाब से संविधान में संशोधन करे। बताइए, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे इस चीज़ का वो। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि सबसे प्रिय शब्द कांग्रेस का जो था वो जुमला था, और 4 पीढ़ियों से उन्होंने जुमला देते हैं। सबसे बड़ा जुमला था कि गरीबी हटाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है जी। कांग्रेस का क्या आज की डेट में पूरे के पूरे भारतवासियों का सबसे प्रिय शब्द है जुमला, जो कि मोदी जी की पार्टी द्वारा दिया जाता है, मोदी जी द्वारा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है, अब ये तो वास्तव में भारतीय जुमला पार्टी है। 2014 से जब सत्ता में आई थी, आप इनका एक भी जुमला बता दीजिए जो पूरा हुआ हो। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, हो गया पूरा? नहीं हुआ। 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएगा। और जबकि बकायदा अमित शाह जी ने खुद बताया था, अरे ये तो चुनावी जुमला था। अमित शाह जी का बयान है, 100 स्मार्ट सिटी, भाई साहब ने याद दिलाया, 100 स्मार्ट सिटी जुमला था। 2020 तक गंगा साफ हो जाएगी, जुमला था। एक MP एक गांव गोद लिया जाएगा, जुमला था। कौन सा पास हुआ है इनका? हर चीज में जुमला थे उन्होंने दिया। तो आज जनता इस काम से वाकिफ हो चुकी है कि हाँ, जुमला कौन छोड़ता है। तो प्रिय, आज पेट्रोल 35 रुपए कर देंगे, 70 रुपए में बढ़ा के 100 रुपए। किसानों के देखो, मेरे से ज्यादा लोगों को सबको पता है। हाँ जी। पर उनका कहना है कि देखिए, कांग्रेस से शौचालय भी नहीं दे पाई गरीबों को, हमने शौचालय दिया, 25 करोड़ जनता को गरीबी से निकाला। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये बात से मैं उनकी सहमत हूँ। उनके पास ले दे के आज उन्होंने साबित कर ही दिया कि विकास के नाम पे उनके पास क्या है, शौचालय। इसके अलावा उन्होंने दूसरी चीज कोई गिनाई? नहीं गिनाई ना। हमने शौचालय दिए, एक उनकी उपलब्धि है, हमने शौचालय दिए। दूसरी उपलब्धियों गिना नहीं पाए और गिना भी नहीं पाएंगे। अब उनकी भक्त मंडली जो है वो लगेगी किसी किस्म से कोशिश करेगी कि शायद कोई दूसरी उपलब्धि निकल आए, तो वो हमें बताएं। क्योंकि उनके पहली उपलब्धि में गिनाया जाता था, हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने 370 हटा दी, हमने 3 तलाक हटा दिए। तीनों के तीनों मुद्दे उनके औंधे मुँह गिर गए। ना राम मंदिर के नाम पे उन्हें वोट मिला, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि राम मंदिर का जो है बिना बने, राम मंदिर का शिखर भी नहीं तैयार हुआ था, और उन्होंने उसका उद्घाटन कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि हमें 400 सीट मिल जाएंगी, लेकिन जनता में उन्हें 240 पे टिका दिया। तो उनका मुद्दा फेल हो गया। पूरा का पूरा रामायण सर्किट था, वहां से वो हार बैठे। अयोध्या की सीट जो है, जो मेन राम मंदिर जहां पे बना है, वही सीट वो हार बैठे। तो उन्हें दिख गया कि ये सारे मुद्दे फेल हो गए। अब उसके बाद कौन सा मुद्दा बचा उनका? कुछ भी नहीं बचा। अब ले दे के भक्त भी इसी बात को बड़ा प्रचारित करते हैं, शौचालय शौचालय। तो मोदी जी तक बात पहुंच गई होगी कि मेरे भक्त इस बात में बड़े खुश हैं, शौचालय मैंने बनवा दिए, तो चलो मैं इसी को प्रचारित करता हूँ। अल्टीमेटली नेहरू जी ने तो कभी नहीं कहा था मैंने DRDO बनवा दिया, मैंने IIT बनवा दी, मैंने एम्स बनवा दिया, इसरो बनवा दिया, भाखड़ा नांगल डैम बनवा दिया, मैंने रियंद डैम बनवा दिया, तमाम चीजें श्वेत क्रांति कर दी। कांग्रेस राज में तो कभी किसी ने प्रचारित नहीं करा, क्योंकि उनके पास उन्हें काम करने थे, उन्हें ढोल नहीं पीटना था। वो काम करते चले गए। आज जनता पूरी लाभान्वित है इस चीज़ को देख के। आज तमाम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के CEO भारतीय हैं, और सारे वो भारतीय IIT से पढ़े हुए हैं, IIM से पढ़े हुए हैं, सारे तमाम उन्हीं इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं जो इंस्टीट्यूट नेहरू जी के काल में स्थापित हुए थे। आज आप बता दीजिए, आप झूठ बोलने में तो मास्टर हैं। हम हर रोज एक नया कॉलेज खोल रहे हैं। दिल्ली में 70 कॉलेज, पहले थे 70 कॉलेज, आज हैं 10 साल पहले भी 70 कॉलेज थे, आज भी 70 ही कॉलेज हैं। बता दीजिए एक नया कॉलेज जो दिल्ली में खुला हो तो है? कोई कॉलेज नहीं है, बात खत्म। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं 2014 के बाद ही संविधान की स्थिति बेहतर किया है भाजपा ने आके, उससे पहले तो हालत खराब थी, गला घोट रखा था कांग्रेस ने। जी, गला घोट रखा था कांग्रेस ने। हाँ जी, बिल्कुल गला घोट रखा था कांग्रेस ने। संविधान का गला घोट रखा था। संविधान का गला तो आप सुबह से उठते ही सबसे पहले घोटते हो, संविधान को लेते हो, माथे से लगाते हो, मैं संविधान का रक्षक, और दोपहर को जो है आपके संविधान विरोधी कार्य सारे शुरू हो जाते हैं। 1991 वर्षिप एक्ट है, संविधान का हिस्सा है, उसे उठा के किनारे पे कर दिया आपने, संविधान का गला घोट दिया। 1.5 साल पहले दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अध्यादेश लाके पलट दिया, आपने संविधान की आत्मा का गला घोट दिया। उसके बाद आपने जो है चुनी हुई सरकार को गिराया। गोवा से शुरुआत हुई थी, गोवा में गिराई, मध्य प्रदेश में गिराई, महाराष्ट्र में गिराई, मणिपुर में गिराई। उसके बाद आपने हर जगह ये खेल खेला, आपने ऑपरेशन लोटस चला के आपने चुनी हुई सरकारों को किनारे का काम करा। आपने संविधान का गला घोटा या नहीं घोटा? सीधी सी बात है। अब आप उस चीज़ को जो है गिनाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपके ऊपर उंगली उठेगी। संविधान का गला तो आप ताजा भी घोट रहे हो। पूरे देश में आप देख रही है किस तरह का माहौल है, हर जगह हिंदू
हिंदू मुस्लिम इन्होंने कर रखा और रोज उस हिंदू मुस्लिम को हवा दी जा रही है। 1991 वार्षिक एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसकी आपने एक बार भी पालन नहीं करा। ये भी तो अगर आप उस एक्ट का पालन कर लोगे तो संविधान का पालन तो अपने आप हो गया ना, लेकिन आप उसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हो तो संविधान का गला कौन घोट रहा है? हम घोट रहे हैं, वो घोट रहे हैं, बस।